अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर दोबारा इंतखाबात करवाने का मुतालिबा कर दिया है और उनकी जानिब से ये मुतालिबा किया गया है कि 8 फरवरी के नताइज का ऐलान किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और मुल्क में दोबारा साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबी अमल का हिस्सा ना हो और इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। उनकी जानिब से मजीद भी कहा गया है कि शफाफ इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई जाए और इस हुकूमत में इतना दम कम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला किया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि PTI के खिलाफ मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। PTI पर वाज़े कर दिया है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं तो मुनासिब माहौल पैदा किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमात मसले के हल और मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं करती है। इसी पर अपने पैनलिस्ट के हम राय जानेंगे। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बार फिर से जो हैं दोबारा इंतखाबात करवाने का मुतालिबा कर रहे हैं, क्या ये इतना आसान है? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस हुकूमत में इतना दम कम नहीं कि वो हमारी शिकायत का अजाला कर सके। देखें, बुनियादी तौर पे जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी तो उसमें जो मामला ज़ेर गौर आए थे तो मेरी तो इत्तला ये है कि उसमें ये बात उस पर भी गौर किया गया था कि हम आपको बलूचिस्तान की वज़ारत आला आपको देते हैं और कुछ जो आपके मामलात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के भी उसमें कुछ चीज़ें थी कि हम वहाँ पर आपको किस तरीके से हम आपको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और कौन सी कमेटियों में ला सकते हैं। और जिस तरह गवर्नर का एक ऑफिस होता है वहाँ पर इस तरीके से फेडरल का कौन सा ऐसा दफ्तर होंगे, कौन सी ऐसी जगह होंगी या कमेटियाँ होंगी जो खैबर पख्तूनख्वा से रिलेट करती होंगी, कैसे हम आपको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मामला बुनियादी तौर पर किसी हद तक जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तय पा गए थे। लेकिन हुआ ये कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमांड संभाली और ये कहा कि हम इन मामलात पर आपके साथ नहीं चल सकते, और जब उनको फिर आपने देखा कि उन्होंने पूरा एक महाज भी खड़ा किया बजट को लेकर कि आप कौन से टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, आपने हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए, ये सारे मामलात बने। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात भी हुई और मुतअद्दिद बार राब्ते भी हुए। और जब मौलाना साहब जब अभी खिताब फरमा रहे थे तो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी जो ज़िम्मेदारान हैं उनके सीनियर रहनुमाओं से भी राब्ते किए। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ कुछ मामला तय पाए थे, जो उनको गो हेड कहीं ना कहीं मिला था, जिससे उन्होंने ये ख्याल का इजहार किया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े होंगे, वो उनकी मुखालफत करेंगे, हुकूमत के खिलाफ मैदान में नहीं निकलेंगे, साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबात नहीं करेंगे, तो अब वो दोबारा रिवर्स की तरफ आ गए क्योंकि उनको अंदाजा हुआ कि ये तो बात मेरी मान ही नहीं सकते। और वही बात उन्होंने अपनी तकरीर में भी कही। और एक और भी मामला चल निकला है क्योंकि ये जो टैक्सेस की भरमार है, फिर फेडरल के कुछ मामला चल रहे हैं जिसमें जिस तरीके से तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर ना चलने के जो इल्ज़ामात हैं, देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अचानक खामोश हो गई। चाहे उनके मुतालबात जो हम बता रहे थे बज़ाहिर लग रहा था कि कुछ मुतालबात माने जाएंगे, वो कोई माने नहीं गए। बजट पास हो गया। अब बजट पास होने का आप सिर्फ इंतजार कीजिए कि IMF का जो है वो फुल प्रोग्राम आता है या एक किस्त आती है। और उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि जो एक रिवर्स हुई थी ना, जिस हम बात कर रहे थे कि 2022 अप्रैल में किस तरीके से मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ गई, अचानक वहां से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, महंगाई मार्च निकाला जा रहा था और अचानक पता लगा वहां से तहरीक आई और वहां से मामला तब्दील हो गए। तो मुझे लगता है कि ये मामला अब कोई आसान नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कदरे तस्लीम की जा सके, जिनकी कहीं पर जो है किसी हद तक वो तस्लीम की जा सके और जिनको अंदाजा हो कि उन्होंने रियासत और मुल्क के मफाद में किस तरीके से चलना है, जिन्होंने गलतियां नहीं की या जो गलतियां तस्लीम कर चुके, हो सकता है वो इक्तदार में आ जाए एक नए नाम से। हो सकता है कोई नया रुख तब्दील करके कुछ अफराद मिलके मामला जो है वो इक्तदार में आ जाए। बिल्कुल, वो बार-बार रियासत पर जोर भी दे रहे थे। लेकिन अभी इंतखाबात होना, फौरी इंतखाबात की तरफ जाना और अगले 1-2 साल में इंतखाबात की तरफ जाना, मैं जितनी सीनियर लीडरशिप से मेरी बातचीत हुई, उनसे मुलाकातें हुई, जो मैंने जायजा लिया है, जो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल तो शायद वो इलेक्शन, ये अभी फौरी कबल वक्त या मिड टर्म इंतखाबात को
की तरफ तो ना जाएं, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली जरूर आ सकती है कि ठीक है, जिसमें बड़ी तब्दीली भी आ सकती है। बिल्कुल, साथ साहब से भी पूछ लेते हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी तब्दीली आ सकती है। साथ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि उनके खिलाफ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और साथ ही साथ जो मौक़िफ़ है वो संजीदा है, लेकिन एक माहौल भी ऐसा होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस वक्त ये माहौल है कि तहरीक इंसाफ और JUIF में जो इत्तेहाद मुमकिन है? देखिए, मेरा तो ख़्याल है कि एक गैर फितरी सा इत्तेहाद होगा अगर बना भी, और मुझे नहीं समझ आती कि इत्तेहाद कैसे होगा। और अगर हो जाए तो जो बेस जो कोर बेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की, जो इतने अरसे से फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ बात करते आ रहे हैं, उनके अंदर ये एक्सेप्टेबल कैसे होगा? मैं इसको नहीं जानता, बल्कि मेरा ख़्याल है कि इस तरह की किसी इत्तेहाद से ना सिर्फ के JUIF के ऊपर लॉन्ग टर्म में PTI डिपेंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि जब भी उन्हें कोई मुनासिब उनका एक फितरी इत्तेहाद PDM के साथ बनता है, वो उसके सरबराह थे PDM के, PDM-1 के, तो जब भी उनको मौका मिलेगा मेरा ख्याल है उसी तरफ उनकी कशिश होगी। ना सिर्फ कि ये नुकसान होगा, बल्कि जो एक पब्लिक सेंटिमेंटालिटी है, जो कि PTI का सपोर्टर अपने आप को इस तरह तसव्वुर करता है पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर कि वो ये जो ट्रेडिशनल हमारी ओल्ड स्कूल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी जिसका हिस्सा हैं, कि वो उनके साथ नहीं, या उसकी हमदर्दियाँ उसके साथ नहीं, उस बेस को भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा धचका लगेगा अगर इस तरह का इत्तेहाद हो। तो मैं नहीं जानता कि इसके अंदर आगे कितनी वो है, लेकिन मैं गुजारिश ये करता चलूँ कि इस वक्त ये तमाम बातें थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता फीकी लगने लग गई हैं, बेमानी लगने लग गई हैं। हम रोज़ हर हफ्ते हम यहाँ बैठते हैं, कभी हम कहते हैं कि इसका मुंह दूसरे की तरफ हो गया, कहते हैं वो नाराज़ हो गया, उसने इधर देखना शुरू कर दिया, वो इससे बात कर रहा है, वो कल रात को मिला था, वो आज सुबह आएगा। ये जो हमारी 6 बजे की, 9 बजे की, 10 बजे की ख़बरें हैं, इन सब के अंदर जो बुनियादी एक हमारी तमाम सियासी मशीनरी को, ख्वाह वो हुकूमत में हों, अपोजिशन में हों, हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को, वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हों, वो दीगर जगहों पे हों, एक निदामत होनी चाहिए आवाम से जिनके ऊपर टैक्सेस का भी इतना बोझ पड़ने जा रहा है। एक सेंस ऑफ कुछ थोड़ा सा इसका वज़न होना चाहिए कि लोग जो कि जिनके ऊपर ये हुक्मरानी चल रही है इस हुकूमत की, उन लोगों के ऊपर एक बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। आपके किसी दोस्त के घर कोई मुश्किल वक्त हो तो आप उसके सामने खुशी की बात नहीं करते, आप उसके सामने अपनी छोटी मोटी इधर उधर के मसले दुनियावी डिस्कस नहीं करते कि यार उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है। अवाम के ऊपर एक मुश्किल वक्त गुजर रहा है या आने वाला है, जिसको हम सब अब फाइनेंस मिनिस्टर तस्लीम कर चुके हैं कि ये जो टैक्सेस हैं, इनसे इनके बाद जो IMF के इक़दामात होंगे, ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, लोग तकलीफ़ में हैं। मेहरबानी करके हमारे तमाम सियासतदानों से मेरी गुजारिश है कि वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसको किसी का सुनने का दिल करे, किसी का ये दिल करे कि वो इसके साथ 2 कदम चले। अब फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब से रात को मिले, फिर वो अगले दिन सुबह बैरिस्टर गौहर से मिले, फिर वो इधर आ जाएंगे, फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों के मसले देखें और हमारे सियासी बातें देखें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। बिल्कुल साथ साहब, आवामी जो मुफाद है वो तो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से साथ साहब भी कह रहे थे कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद होगा, और क्या देख रहे हैं आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कितनी संजीदा दिखाई देती है आप इस इत्तेहाद को लेकर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद एक ऐसे फेज से गुजर रही है कि अब आने वाले दिनों में उसके अंदर मज़ीद ग्रुपिंग होती दिखाई दे रही है, और उनके वो लोग जो इस वक्त उनकी जो मौजूदा क़ियादत थी उनके अंदर बहुत बड़ी जो फूट पड़ती दिखाई दे रही है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चैलेंज तो ये है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना पे ना उन्होंने अभी तक ट्रस्ट किया है, और आने वाले दिनों में भी ऐसे कोई इशारे नहीं मिल रहे कि वो मौलाना के साथ चलें। और मौलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उम्मीदें लगाए बैठे थे वो उनकी उम्मीदों को बड़ा धचका लगा है। यही वजह है कि आज वो शिकवा भी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन मौलाना जो उनकी टोन है वो बुनियादी तौर पे उनकी वो फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रही है
جو کہ ہمیشہ جس طرح وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے، اور اس مرتبہ ان کو جو ایک بے رخی مل رہی ہے غیر روایتی، تو وہ اس پہ بڑے دکھی بھی ہیں، اور وہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ کور ایشوز کو ہٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والے دن ان کے جو لب و لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے، وہ ان کور ایشوز کو ہٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ بنیادی طور پہ مقتدر حلقوں کو پنچ کر کے اپنی طرف ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو انگیج کیا جائے. جہاں تک مولانا کے مطالبات کا معاملہ ہے، ان کا مطالبہ کیا ہے کہ شفاف انتخابات کرائے جائیں اور دوبارہ انتخابات فوری کرائے جائیں، کیونکہ جو اس سے قبل انتخابات ہوئے 8 فروری کو وہ شفاف نہیں تھے. اگر یہ بات مان لی جائے تو یعنی جو کہ بہت بڑی حکومت جو تعداد ہے میں ناکام ہو گئی ہے منانے میں مولانا صاحب کو. دیکھیں میں پہلے یہ اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ جو انتخابات شفاف نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا، شفاف انتخابات نہ ہوں عوام کے ساتھ تو یہ زیادتی سمجھ میں آتی ہے، یا ایک جماعت جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑی تعداد میں نشستیں حقیقت میں لی ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، چلو وہ تو سمجھ آئے. مولانا صاحب کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا ٹی وی ٹاک شوز میں، کہ ہمیں بیسیکلی شکوہ یہ ہے کہ جو غیر شفاف انتخابات ہوئے تھے اس میں سے ہمارا حصہ نہیں ملا. ہم اکٹھے چلے تھے، یہ طے ہوا تھا ہم نے اکٹھے چلنا ہے، آگے جا کے ہمارے ساتھ ہو گیا دھوکہ. اور بنیادی طور پہ تو غصہ یہ ہے، اب کیا آگے جا کے انتخابات ہوتے ہیں، پہلے والے اگر شفاف نہیں ہوئے آگے جا کے شفاف ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مولانا اس وقت جتنی نشستیں اگر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس سے کہیں دگنی نشستیں لے لیں گے؟ تو مولانا بنیادی طور پہ ان کا ٹارگٹ کچھ اور ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مقتدر حلقے ان کے ساتھ انگیج ہوں. اور بہت سے ریسنٹلی ایسے ایشوز میں جن میں ماضی میں مولانا کو انگیج کیا جاتا تھا، اعتماد میں لیا جاتا تھا، اس مرتبہ ان کے لب و لہجے کی وجہ سے بالکل ایسے لگتا ہے انہیں ڈس آن کر دیا گیا. اور وہ جو تصور کر رہے تھے، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، وہ جب پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے مزید فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا فیصلہ کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں، اور جلد بازی میں وہ اپنے نقصان بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں. بالکل عادل، مجھے آگے پروگرام میں بھی بڑھنا ہے. تو ناظرین، آج صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے فائنانس ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں، اور اب باری ہے عوام کی اور پیٹ پر پتھر باندھنے، کیونکہ نیا جو ہے طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے مالی سال کا آج آخری دن بھی ہے، نئے بجٹ اور مہنگائی کو لے کر عوام کے کیا تاثرات ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. حکومت جو ہے نا وہ بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے. حکومت وہ اے سی والے کمروں میں بیٹھی ہے. اگر ادھر عوام میں آئے نا تو اس کو پتہ چلے. ایک پیسے کی کمی نہیں ہوئی. آٹا میں سستا ہوا تھا وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے. کوئی مہنگائی میں کمی نہیں ہے جی، ہر چیز مہنگی ہے. جو کسی سے منہ سے جو ریٹ نکلتا ہے وہ لے رہا ہے، گاہک مجبور ہے. کوئی چیز سستی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا یہاں ہر چیز، مرچیں، پیاز، آلو، سب چیز مہنگا ہے. بجلی کے بل ہی دیکھ لے، گیس کے بل دیکھ لے، ٹھیک ہے. اپنے انہوں نے ٹیکس جو ہے ادھر اشرافیہ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا، تنخواہ دار پہ ٹیکس لگایا ہے، غریب پہ ٹیکس لگایا. کوئی مہنگائی کم نہیں ہوئی. جو روپے کی چیز ہے منڈی میں ملتی ہے، یہاں پہ 8 آنے ریٹ ہے. مہنگائی کہاں کم ہونی ہے، غریب آدمی کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے. ہماری عوام جو ہے بہت مر رہی ہے اس بھوک سے، غربت افلاس سے. اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ سب نوسر بازی ہے، فراڈ ہے. مہنگائی بہت تیز ہے، غریب بندہ کیا کرے. آٹا اتنا مہنگا، پٹرول اتنا مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے. میرے تو خیال میں یہ ہے کہ ٹماٹر بھی ماشاءاللہ 50 روپے ہو گیا، پیاز بھی میرے خیال میں 20 روپے ہو گیا، بھنڈی بھی 10 روپے پہ ہو گئے، اور پالک بھی جو ہے نا 5 روپے پہ بک رہا ہے. ماشاءاللہ سب حکومت کی جو ہے نا دعوے سب پورے ہو گئے. ہر چیز اتنا سستا ہے نا کہ آپ بازار میں جاؤ فری میں لوگ دے رہے ہیں. ہم بھی ابھی تقریباً جو ہے نا ابھی آج کا سودا لے لیا نا، 500 کا سودا لے لیا، لیکن کلو کے حساب دے رہے ہیں لوگ. مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، الٹا مہنگائی بڑھ گئی ہے. غریب آدمی کا جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. مہنگائی کا دور جو ہے نا وہ ابھی تک کم نہیں ہوا. مہنگائی اسی طرح ہی جا رہی ہے، لیکن کاروبار جو ہے نا وہ نارمل ہو گیا. آج 8 دن ہو گئے ہیں، ایک دیہڑی لگائی ہوئی ہے وہ بھی 500 کی. تو آج 7 دن جو ہے نا
वैसे ही चले गए हैं घर। आगे ये चेक करें ये क्या हाल हो रहा है, देखें कि लड़की इधर क्या करते हैं, आदमी क्या करते हैं, घर जाएं। ऐसे कई घर बर्बाद हो गए हैं जिनका कारोबार नहीं है, आमदन नहीं है, जरिया नहीं है। वो कहते हैं जी हमने जो उनसे शादी करके क्या कर दी है, आप क्या लेके आते हैं, हमें तो घर रहना ही नहीं है। घर बर्बाद हो रहे हैं किसकी वजह से, कारोबार की वजह से, महंगी की वजह से। महंगाई है, सारी महंगाई। आटा 10 रुपये किलो महंगा कर दे, चीनी 10 रुपये किलो महंगी करन मंजूर है वाड़े च। जेड़ा बिल जरा कि 7,000 रुपये वाला 21,000 आ गया है। जेड़ा बिल जरा कि ना इंसान ਨੂੰ खुदकुशी करन ते मजबूर करन के। महंगाई तो टुटी नहीं, ਉੱਥੇ ਹੀ महंगाई है। बलैले ढिड्डां ने वो खांदे है, माड़ा मजदूर मरता पिया। महंगाई डबल हो गई है। रोटी खान तो हवादार लोग होए ने, सब गरीब अड्डियां 15-15 दिन हो गए वेले बैठे। जे अगर दुनिया को पैसा हो तो साढ़े को काम कराए। ये हुकूमत किसी काम की नहीं है, हम गरीब लोग हैं। तहसील जतोई से इधर आए हुए हैं, 15 दिन हो गए, हमारा काम नहीं लगा। ठीक है, हम भूखे बैठे हैं, हमारे बच्चे पीछे मर रहे हैं भूखे। हम कहाँ जाएं? वो कहते हैं सोलर लगा लो, कुछ लगा लो। हम कहाँ से सोलर लेके आए? हुकूमत के दावे हमेशा झूठे ही निकले हैं, और जिन लोगों ने जो बजट पेश किए हैं, और अगर आप उसका बैक साइड देखें, उनके टैक्सेस देखें, आप डबल हर चीज़ पे टैक्स लगी है, जीएसटी इतनी लगी है। गरीब आवाम जो अनपढ़ लोग उनको क्या पता जीएसटी और टैक्सेस क्या होती है। आसानी की तो या कोई बात हुई ही नहीं, और दिन ब दिन आवाम की मुश्किलात बढ़ते जा रहे, दिन ब दिन लोग डूबते जा रहे। मतलब उन लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी टाइम से, और इन लोगों के जो दावे हैं ये बिल्कुल झूठ है। गवर्नमेंट तो अपना काम वो कर रही है, काफ़ी रिलीफ उन्होंने दिया हुआ है बजट में भी, तो अब इस तरह इसमें तो टाइम लगेगा। कोई इकदाम नहीं किए हैं, ये सिर्फ अल्फाज के हद तक है, और बजट जो है वो हिंसों का हेर फेर है। कोई रिलीफ नहीं मिला मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लिए। उनके लिए गुज़र औकात जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गई है। ये वैसे अपर क्लास के लोगों के लिए मराहत हैं, असम्बली की तनख्वाहों और वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। ये बजट जो है ये आवाम बजट नहीं है, ये IMF का बनाया हुआ बजट है। एक चीज़ में रिलीफ देते, आटे में रिलीफ देते, सुनने में अभी आ रहा है कि 300-500 लगभग ऊपर ज़्यादा हो गया, उसके मतलब रेट ज़्यादा हो गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अगर एक चीज़ में रिलीफ दिया तो बिजली, आप देखें बिजली के यूनिट कितने महंगे हो चुके हैं, गरीब की पहुंच ये दूर हो चुकी है। सर जी, आवाम ने कभी खुशहाली देखी ही नहीं है, तो क्या खुशहाली देखेगी बजट में? आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, रोटी का जो वज़न है वो वज़न ही नहीं है। रोटी लो 15 रुपए की, 20 रुपए की रोटी है, पापड़ है। हर चीज़ महंगी हो रही है, पहले से बहुत मज़ीद और महंगी कर दिया। आटा, बिजली, गैस, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, और बहुत मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया जी। वफाकी बजट पेश हुआ है तो इसमें मुख्तलिफ बल्कि क्या तमाम चीज़ों पर जो है वो टैक्सेस आयद किए गए हैं। इससे महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी, उसकी गुज़र बसर जो है वो पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आवाम जो है ना पिस रही है महंगाई के उसमें, ये दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब बिजली के यूनिट में 5 रुपये और 3 रुपये फिर इजाफा कर दिए, तो वहाँ से जो है ना 7,000-5,000 रुपये सैलरी बढ़ाई है गरीब आवाम मज़दूर की, और ऊपर से 5 और 10 रुपये फी यूनिट महंगा कर दिए। बराए नाम बजट पेश करके आवाम को मायूस कर दिया जाता है, और आवाम जो है तो हुकूमत से यही अपील करती है कि खुदारा थोड़ा सा आवाम को भी रिलीफ दिया करें बजट में। इस बजट में तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उस लोगों को फ़ायदा हो रहा है जिनों के पास है। ठीक है, हम तो गरीब लोग हैं, हम जो कमाते हैं वो सब्ज़ी, घी, बिजली के बिलों पर, इनों पर लग जाता है। हुकूमत ने जितने टैक्स इस बजट में लगाए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जो है चीज़ों पे इतने टैक्स नहीं लगे। ये हुकूमत आम आदमी से वोट लेके आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए आई है, मगर ये आम आदमी को लीमू की तरह निचोड़ रही है। बजट जो आया है, ये बजट में बहुत सारे दावे किए गए कि जी हमने बहुत ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया है, जबकि इन्होंने आवाम को क्या रिलीफ देना है? किचन आइटम जो हैं जिसमें दालें, चावल, जो ज़रूरियात है, आटा, चीनी, इन सब में तो टैक्स लगा दिया इन्होंने 18%। बिजली के बिलों पे और जो टैक्सेस है और जो आम आदमी को जो सहूलियात फराम करनी थी उसमें हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तो हुकूमत अगर आम आदमी को सहूलत नहीं दे सकती तो हुकूमत चलाने का कोई मकसद नहीं है। महंगाई बिल्कुल उसी तरह ही है, हम जो है गरीब आवाम कहाँ जाए,
किचन के आइटम सही महंगे हो गए हैं, चावल दालें चीनी हर चीज़ का रेट ज़्यादा है। इस बजट में कोई फ़ायदा नहीं है। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी, और दूसरी जानिब हुकूमत जो है मुआशी इस्तेहकाम की बात कर रही है, मैक्रो स्टेबिलिटी की बात कर रही है, और किन इकनॉमिक इंडिकेटर्स का जो इशारा दे रही है हुकूमत, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हसन साहब आपकी तरफ आऊँगी, और आपने अवाम की राय देखी, और अवाम तो कह रही है कि इस बजट में ना तो हमें कोई फ़ायदा, ना ही हमारे लिए कोई रिलीफ है। तो फिर हुकूमत जो है किन इकनॉमिक इंडिकेटर्स को बुनियाद बनाकर कह रही है कि मुआशी इस्तेहकाम का दावा भी कर रही है, और ये जो महंगाई है 12% जो है वो कैसे आई? फिर देखें, बड़ी मैं वो देख रहा था जब अवाम के सौर, तो मुझे लग रहा था कि बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनके ज़ुबान पर वो अल्फाज नहीं आ रहे, वो किस तरीके से अपने जज्बात का जो है वो इजहार करें। देखें, रवा माली साल का सूरज आज गुरूब हो गया। कई शदीद मायूसियाँ लेके, परेशानियाँ लेके, करोड़ों गरीबों की दुख के साथ जो है आज गरीब हुआ, और कल आने वाला सूरज जो है वो अरबों रुपए का टैक्स के साथ जो है वो गरीब आवाम पर बरसेगा। और जिस तरीके से बरसेगा, आपकी सोच है, आप अंदाज़ा कीजिए ये हुक्मरान जितने अशराफिया हैं, उन्होंने जिसको नवाजा, जिस तरीके से इन्होंने बजट बनाया, गरीबों पर अरबों रुपए का टैक्स लगा दिया। और मिनी बजट जिसे कह रहा था, मैंने आपको याद होगा हम बात कर रहे थे, 200 अरब रुपए एडिशनल लगा के उन्होंने कर दिया, और 430 अरब रुपए का मिनी बजट जो है, जो उन्होंने आगे जाके हो सकता है उस पर, क्योंकि काम चल रहा है कि ये अगले 3 से 4 महीने के अंदर वो लग सकता है। तो दूसरी चीज़ देखें तो हम अगर देखें तो कर्जे लेने में सबसे आगे हैं। हमने अभी जो बजट पास किया है 8500 अरब रुपए खसारे के साथ, 9775 अरब रुपए हमने कर्ज और उनकी सूद की अदायगियों में हमने वापस देने हैं। कर्ज लेने में सबसे आगे, महंगाई करने में सबसे आगे, गरीबों पर टैक्स के बोझ डालने में सबसे आगे, शराफिया को नवाजने में सबसे आगे, इसी तरह मंशूर लेकर गरीबों को ख्वाब दिखाने में सबसे आगे, लूट मार करने में सबसे आगे, करप्शन में सबसे आगे, गरीबों को खून निचोड़ते हुए उन पर टैक्सेस लगा के अपने जो है वो इजाफी तनख्वाहें लेने में सबसे आगे, वजीर आजम ऑफिस, सदर ऑफिस, ऐवान सदर, पार्लियामेंटेरियंस और उनके दीगर दाएं बाएं खड़े रहने वाले सबके लिए सबसे नवाजने में सबसे आगे। लेकिन शर्म आती है, तालीम और सेहत पर काम करने के लिए सबसे पीछे। नाकाम है ये हुक्मरान, गरीबों को निचोड़ते हैं, गरीबों के नाम पर अपने मामला हल करते हैं। इन्होंने क्या टैक्सेस लगाए अपने आप, सिर्फ आप चीजें दादो शुमार अगर मैं आपके सामने रखूं तो हैरत होती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इन्होंने अखराजात बढ़ा दिए, माने सदर के 1 अरब 11 करोड़ रुपए इजाफे के साथ 2 अरब 28 करोड़ का बजट रखा। वजीर आजम साहब की तनख्वाह बढ़ गई, 5 लाख रुपए इजाफा कर दिया, पूछने वाले कोई नहीं। इतने अगर उनके शराफिया थे तो आप छोड़ते, आप बताते कि हम तनख्वाह नहीं लेते। फिर आप आगे हैं सेनेट में, जिस तरीके से अरबों रुपए उन्होंने रखे, और माजी में हमने देखा जो इस्तेमाल किए दौरों पे, अखराजात के, खाने पीने पे और उसके मामला। फिर आप देखें कुल आमदन का 73% टैक्स बिल वास्ता या बिला वास्ता तरीके से गरीब आदमी पर पड़ता है। हाँ। और शराफिया को क्या पड़ता है, आप उनको नवाज रहे हैं। 4000 अरब रुपए टैक्स छूट। ये जो सूरज गरूब हुआ है वो शर्म से झुक गया होगा कि 4000 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई इस रवा साल, जो जिस रवा साल वो गरूब हो रहा है। और अगले आने वाले साल में अमीरों को जिस तरीके से नवाजा गया, बिल्कुल नवाजने का सिलसिला चल रहा है। साहब बिल्कुल इसी पर अदिल साहब से बात कर लेते हैं। अदिल साहब, वज़ीर ख़जाना साहब आज जो है वो अपनी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने मैक्रो स्टेबिलिटी का उन्होंने तज़किरा किया। मैक्रो स्टेबिलिटी के जो इशारे हैं वो बेहतरी की जानिब तो है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन IPPs की जो लूट खसूट से कौम को निजात दिलाना, फिर सरकारी अखराजात में जो हसन साहब भी बता रहे हैं इसमें मुमकिन तौर पर कितनी कमी की गई है, वफाकी वजारतों की तादाद को कितना महदूद किया गया है, अशराफिया की मराद को कितना खत्म किया गया, और जबकि मुल्क छोड़ जाने वाले साबिक सरकारी मुलाजमिन की पेंशन और जमरात देने का जो सिलसिला जारी है, इस पर हुकूमत क्यों नजरसानी नहीं कर रही है? तो फिर कैसे जो है खुशहाली जो है वो बहाल होगी? देखें, ये बड़ा मुश्किल तरीन पाकिस्तान की तारीख का बजट है अवाम के लिए, सरकारी अशराफिया के लिए नहीं। अवाम पर आपने जो टैक्सेस लगाए, तकरीबन जो अभी आज माली साल ख़त्म हो रहा है, इससे आपने तकरीबन 3500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगा दिए, और इनमें से 1800 अरब रुपए की नई टैक्सेशन है। यानी आपने IMF से लेना है तकरीबन 6 अरब डॉलर रुपया, 6 अरब डॉलर आपने कर्ज लेना है IMF से, और आपने अवाम पर 12 अरब डॉलर्स के
نئے ٹیکسز لگا دیے ہیں اور آپ نے عوام سے قربانی مانگ لی ہے، اور سرکاری اشرافیہ جو ہے اس کو ٹیکس ایگزیمپشنز بھی دی ہیں، ان کے اخراجات کم نہیں کیے بلکہ ان کے اخراجات بڑھا دیے ہیں۔ شارع دستور کے اوپر جو موجود عمارتیں ہیں ان میں اربوں روپے کے ٹیکس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے ان کے جو اخراجات ہیں ان میں تقریباً 6 ارب روپے اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ایوان صدر، اسی طرح ایوان وزیر اعظم، ان کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے عوام سے قربانی مانگ لی، لیکن یہ سرکاری اشرافیہ کیا اس کی بلٹ پروف گاڑیاں کم ہوئی ہیں؟ کیا سرکاری اشرافیہ کے کنالوں میں جو بنے ہوئے گھر ہیں اور ان کے جو اخراجات ہیں میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ادا ہو رہے ہیں، کیا وہ کم ہوئے ہیں؟ کیا کوئی کریڈیبلٹی کوئی قائم کرنے کی، ساکھ قائم کرنے کی اس نظام کی کوئی کوشش کی گئی ہے؟ ٹیکس دینے والا تو یقیناً یہ سوال پوچھے گا نا کہ آپ مجھ سے اسکینڈینیویا اور کینیڈا کے برابر ٹیکس لے رہے ہیں، جہاں پر 35 سے 40% ٹیکسیشن ہے، اور وہاں پر لوگوں کو سوشل پروٹیکشن ہے، وہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کے ریٹرن میں ان کو ملنا کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک ایسے ملک میں جہاں پر کریڈیبلٹی کا اتنا بڑا فقدان ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ کہاں پر اور کیسے خرچ ہونا ہے، اس کے بعد آپ ان سے اس طرح کے ٹیکس لگا رہے ہیں کہ آپ یہاں رہنا بھی مشکل کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ تو انہوں نے ایک اور انوکھا کام کیا ہے کہ یہاں سے بھاگنا بھی مشکل کر دیا ان ہے۔ حکمرانوں کے بچے تو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، بالکل عالیشان بنگلے، باہر پروٹوکول، بینک بیلنس۔ تو ناظرین یہاں پر شامل کریں گے ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظر صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مشکل معاشی حالات کے پیش نظر سادگی اپنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن حکومتی اخراجات میں جو ہے نا وہ سادگی دکھائی نہیں دی۔ دیکھیے میں تو ان باتوں پہ اور تانوں پہ اب تقریباً کان دھرنے بند کر دیے۔ ہم ان کو کیا بات کسی حکمران کو کریں گے، اس کو کیا شرمندگی ہوگی، وہ کیا ہی آگے ہماری کسی بات کے اوپر کوئی کہیں پہ کان دھرے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم جتنا ظلم ہم سب مل کے جتنا ظلم غریب آدمی کے اوپر کر رہے ہیں، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اتنی مہنگائی اس غریب عوام کے اوپر ایک ظلم ہے، اور ہم سب کو اس میں استغفار پڑھنی چاہیے، اس سے زیادہ میرے میں کہنے کی سکت نہیں۔ جی بالکل، حکومت کو اس پر جو ہے نظر ثانی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظر پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔